अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा ट्यूटोरियल नंबर 14 है और इसके अंदर हम ये सीखेंगे कि किस तरह हम मशीन लर्निंग का बाइनरी क्लासिफिकेशन मॉडल ट्रेन कर सकते हैं और उसको एफपीजी बोर्ड पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज हमारे प्रोजेक्ट की जो डिस्क्रिप्शन है वो ये है कि हमने कैगल से कोई डाटा सेट डाउनलोड करना है जिस पर हम बाइनरी क्लासिफिकेशन अप्लाई कर सकें और फिर उसका मॉडल पहले मैटलैब में ट्रेन करना है और फिर उसी मॉडल को HDL कोडर पर इम्प्लीमेंट करना है, उससे वाइलॉग कोड जनरेट करना है और फिर फाइनली उसी मॉडल को क्लासिफिकेशन के मॉडल को एफपीजी बोर्ड के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बाइनरी क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं। लास्ट ट्यूटोरियल के अंदर हमने रिग्रेशन का मॉडल इम्प्लीमेंट किया था एफपीजी बोर्ड पे। रिग्रेशन में क्या होता है कि हम कॉन्टीन्यूस वैल्यू को प्रिडिक्ट करते हैं। हमारी जो आउटपुट वैल्यू होती है रिग्रेशन में वो एक कॉन्टीन्यूस वैल्यू होती है। क्लासिफिकेशन के अंदर और उसकी फर्दर बाइनरी क्लासिफिकेशन के अंदर हमारे पास जो आउटपुट वेरिएबल होता है उसकी 2 टाइप्स होती हैं। वो बाइनरी उसकी आउटपुट होती है। तो बाइनरी क्लासिफिकेशन के अंदर जो हमारा आउटपुट वेरिएबल होता है उसकी 2 कैटेगरीज होती हैं। फॉर एग्जांपल येस नो, मेल फीमेल, वाइट ब्लैक। इसी तरह अगर आउटपुट की कोई सी भी 2 कैटेगरीज हैं तो अगर हमने इनपुट डाटा की बेस के ऊपर आउटपुट को क्लासीफाई करना हो किसी कैटेगरी के अंदर तो ये जो हमारा प्रॉब्लम है ये एक क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है। अगर आउटपुट कैटेगरीज़ के अंदर जो नंबर ऑफ़ टाइप्स हैं या नंबर ऑफ़ कैटेगरीज़ हैं वो 2 हों तो इस क्लासिफिकेशन को हम बाइनरी क्लासिफिकेशन कहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको जो हमारा डाटा सेट है वो दिखा देता हूँ। तो ये एक एयरलाइन का डाटा सेट है। इसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी ये सारी इसके इनपुट फीचर्स हैं। जेंडर है, कस्टमर है। ये बेसिकली कस्टमर्स ने एयरलाइन को जो फीडबैक प्रोवाइड किया ये उसका डाटा सेट है। और हमने फाइनली जो हमारा आउटपुट वेरिएबल है वो ये है सेटिस्फिकेशन कि हमने ये प्रेडिक्ट करना है कि जो कस्टमर है वो एयरलाइन से सेटिस्फाइड है या नहीं है, या कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो क्या है। और ये जस्ट बाइनरी वैल्यूज हैं, या कस्टमर डिससेटिस्फाइड है या सेटिस्फाइड है। तो हमारा आउटपुट वेरिएबल ये है सेटिस्फेक्शन। और जो इनपुट वेरिएबल्स हैं वो क्या क्या हैं, वो जेंडर है, कस्टमर टाइप है, उसके बाद एज, टाइप ऑफ ट्रैवल, क्लास, फ्लाइट डिस्टेंस, सीट कंफर्ट, फूड एंड ड्रिंक, इन लाइट वाईफाई सर्विस, इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट, ऑनलाइन स्पोर्ट, ईज़ ऑफ ऑनलाइन बुकिंग। तो ये सारी जो कैटेगरीज हैं ये हमारे इनपुट वेरिएबल्स हैं। डिपार्चर डिले इन मिनट्स और फाइनली अराइवल डिले इन मिनट्स। तो इन इनपुट फीचर्स की बेस पे हमने अपनी जो आउटपुट सेटिस्फेक्शन लेवल है उसको प्रेडिक्ट करना है। तो अगर आप देखें तो मेरे पास जो नंबर ऑफ़ डाटा पॉइंट्स हैं वो टोटल तकरीबन 4000 पॉइंट्स का डाटा है हमारे पास। तो अब हमारे पास ये डाटा सेट अवेलेबल है। इस डाटा सेट के ऊपर हमने अपना मशीन लर्निंग का मॉडल पहले ट्रेन करना है, फिर उसको एफपीजीए बोर्ड पर इम्प्लीमेंट करना है। तो बाइनरी क्लासिफिकेशन के अंदर भी हम लीनियर रिग्रेशन की तरह पहले हम अपना एक लीनियर रिग्रेशन का एक एक्सप्रेशन इम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल θ0 + θ1 x1 θ2 x2 अप टू θn इंटू xn। थीटा यहाँ पे हमारे वेरिएबल्स हैं जो हमने ट्रेन करने हैं या फाइंड करने हैं और x हमारे पास इनपुट फीचर्स हैं। तो
एक्स हमारे पास बेसिकली ये सारी चीज़ें एक्स हैं। ये जेंडर, कस्टमर टाइप, एज, टाइप ऑफ ट्रैवल, ये सारे इनपुट वेरिएबल या एक्स हैं हमारे पास। तो इसमें आप ये जेंडर को x1 कह लें, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, ये x5 एंड सो ऑन अप टू अराइवल डिले इन मिनट्स, ये हमारे सारे x वेरिएबल्स हैं। और जो थीटा के वेरिएबल्स हमने फाइंड करने हैं, पैरामीटर्स थीटा 0 से लेकर थीटा n, ये हमारे पैरामीटर्स हैं जो हम ट्रेनिंग करके, डाटा के ऊपर ट्रेनिंग करके ये पैरामीटर्स हम फाइंड करेंगे। और इसी एक्सप्रेशन को z को हम मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, थीटा ट्रांसपोज इनटू x। अब क्योंकि ये लीनियर रिग्रेशन का एक एक्सप्रेशन है, तो z कैन टेक एनी वैल्यू ऑन रियल लाइन, तो z बेसिकली कोई भी रियल नंबर इसकी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। लेकिन जब हमने बाइनरी प्रेडिक्शन करनी है या बाइनरी क्लासिफिकेशन करनी है, तो हमारे पास जो आउटपुट वैल्यूज़ हैं वो जस्ट 2 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, या 0 या 1। ठीक है, हमारे पास जो बाइनरी प्रेडिक्शन या बाइनरी क्लासिफिकेशन में आउटपुट की 2 वैल्यूज़ हैं होनी चाहिए, या 0 आना चाहिए या 1 आना चाहिए। लेकिन ये जो z है इस फंक्शन से जो आएगा, इस लीनियर रिग्रेशन के एक्सप्रेशन से आएगा, ये रियल लाइन के ऊपर कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो इट मीन्स कि इस z को हम एक फंक्शन के अंदर पास करेंगे जो इस रियल वैल्यू को 0 या 1 के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो वो जो फंक्शन है जो z की रियल वैल्यू को इनपुट लेगा और उसको 0 और 1 की रेंज में कन्वर्ट कर देगा, उसको हम लॉजिस्टिक फंक्शन कहते हैं। और उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये है, तो h ऑफ z इज इक्वल टू 1/1 प्लस e की पावर माइनस z। आप इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ईजी डिवाइडेड बाई 1 प्लस ईजी। और अगर आप इसको x फॉर्म में लिखना चाहें, या इस x वेक्टर की फॉर्म में, तो g ऑफ x इसको लिख सकते हैं, g इज़ फंक्शन ऑफ इनपुट फीचर इज इक्वल टू 1/1 प्लस e की पावर माइनस थीटा ट्रांसपोज ऑफ x। बेसिकली z की वैल्यू थीटा ट्रांसपोज ऑफ x है। आप इस एक्सप्रेशन को अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं तो ये एक्सप्रेशन बनता है, तो z इज इक्वल टू थीटा ट्रांसपोज ऑफ x। तो यहाँ पे आप बेसिकली जस्ट z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो e की पावर माइनस थीटा ट्रांसपोज ऑफ x, या इसकी तरह अगर आप इसको भी सिंप्लीफाई करें तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो लॉजिस्टिक फंक्शन, चाहे इसको hg फॉर्म में ले लें चाहे g ऑफ x फॉर्म में ले लें, ये क्या करता है, ये z वैल्यू को इनपुट लेता है जो कि कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और उसको 0 से 1 की रेंज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और अगर आप इस hg का या g ऑफ x का ग्राफ बनाएं तो ये इसका ग्राफ बनता है। फॉर एग्जांपल z की वैल्यू -10 से लेकर अगर आप 10 तक लें तो ये जस्ट लाइक -10 से लेकर ये यहाँ पे 0 वैल्यू है, फिर जैसे जैसे ग्राफ 0 की तरफ बढ़ रहा है तो 0 पे इसकी वैल्यू 0.5 आती है, और फिर z की वैल्यू जब 0 से आगे बढ़ती है तो ये आगे सैचुरेट हो जाता है 1 की तरफ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि z चाहे जितना मर्जी नेगेटिव नंबर आ जाए नेगेटिव साइड पे, या z जितना मर्जी बड़ा हो जाए पॉजिटिव साइड पे, तो लेकिन जो h ऑफ z है या लॉजिस्टिक फंक्शन का जो आंसर है वो 0 से 1 की रेंज के अंदर है। इट मीन्स कि ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि रियल वैल्यू, एनी रियल वैल्यू को एक्सेप्ट कर सकता है -∞ से +∞, और उस रियल वैल्यू को कन्वर्ट कर देगा 0 से 1 की रेंज के अंदर। अब आपके पास अज्यूम करें कि आपने थीटाज आपने ट्रेन कर लिए और x1 से लेकर xn आपके पास टेस्टिंग डाटा था, आपने कुछ z की वैल्यू थीटा और x अप्लाई करके कुछ z की वैल्यू फाइंड कर ली। अब z एक रियल वैल्यू है, उस रियल वैल्यू को -∞ से +∞ की रेंज के अंदर है, hg या लॉजिस्टिक फंक्शन को यूज़ करते हुए आपने उस रियल वैल्यू को 0 से 1 की रेंज में अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब आपने बाइनरी क्लासिफिकेशन करनी है, ये क्लास को प्रिडिक्ट करना है, तो आगे सिंपल सा एक थ्रेशोल्ड का फंक्शन लगेगा। एक स्टार वो पॉइंट है जिस पे आपने प्रिडिक्शन करनी है। तो इफ़ g ऑफ x स्टार के बेसिकली जो x स्टार है जिस पॉइंट पे आपने प्रिडिक्शन करनी है उसको, उसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है hg के थ्रू या g ऑफ x के थ्रू। उस x स्टार को आपने यहाँ पे x स्टार, यहाँ पे भी x स्टार और यहाँ पे भी x स्टार पुट करना है, तो g ऑफ x स्टार की वैल्यू आएगी। और आगे अगर g ऑफ x स्टार इज़ ग्रेटर दैन सम थ्रेशोल्ड वैल्यू जो कि कॉमनली वैल्यू 0.5 होती है, अगर g ऑफ x स्टार की वैल्यू r से या थ्रेशोल्ड से बड़ी है तो आप कैटेगरी 1 को प्रिडिक्ट कर देंगे, एल्स आप कह देंगे कैटेगरी 0 है। 0 को 0 भी लिख सकते हैं और -1 भी लिख सकते हैं। तो जब आपने hg की वैल्यू फाइंड कर ली या g ऑफ x की वैल्यू फाइंड कर ली एट एनी टेस्ट पॉइंट, तो आपने टेस्ट पॉइंट पे देखना है कि अगर g ऑफ x स्टार हमारा टेस्ट पॉइंट है, अगर
एच जेड या जी ऑफ एक्स की वैल्यू टेस्ट स्टार पर वैल्यूएट करने के बाद आपने जैसे ये सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट लगानी है। अगर जी एफ एक्स स्टार ग्रेटर है 0.5 से तो आप क्लास 1 को प्रिडिक्ट कर देंगे, और अगर लेस है तो आप क्लास 0 को या दूसरी क्लास को प्रिडिक्ट कर देंगे। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर है बाइनरी क्लासिफिकेशन का, और इसको हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी कहते हैं। अब इसमें ये है क्वेश्चन ये है कि ये थीटा वैल्यूज़ हैं ये कैसे फाइंड करेंगे। जब हमने रिग्रेशन का प्रॉब्लम किया था तो हमने थीटा की वैल्यूज़ एक एग्जैक्ट फार्मूला गिवन था उससे फाइंड कर ली थी। तो अगर मैं आपको रिग्रेशन में शो करूं कि थीटा की वैल्यूज़ हमने कैसे फाइंड की थी, तो हमारे पास ये उसी तरह की एक लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन थी। तो इसकी जो थीटा की वैल्यूज़ हमने फाइंड की थी वो बेसिकली इस क्लोज लूप एक्सप्रेशन से हमने फाइंड कर ली थी, एक्स ट्रांसपोज इंटू एक्स इनवर्स एक्स ट्रांसपोज इंटू वाई। और ये जो क्लोज लूप एक्सप्रेशन आता है ये अगर आपका जो कॉस्ट फंक्शन अगर ये है स्केल जिसमें जो लॉस फंक्शन है वो स्केल्ड एरर लॉस फंक्शन हो, तो तब इस एक्सप्रेशन का एक क्लोज लूप सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है लीनियर अलजेब्रा को यूज़ करते हुए, तो वो ये बनता है। तो हमने डायरेक्ट इस एक्सप्रेशन के थ्रू हमने अपनी थीटा की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लिया था। लेकिन अभी जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो हमारे पास जो कॉस्ट फंक्शन है वो डिफरेंट है, प्रोसीजर अभी भी सेम है। रिग्रेशन के अंदर भी हमने अपने इस कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज़ किया था, मिनिमाइज थीटा की वो वाली वैल्यूज़ फाइंड की थी जिस पे ये कॉस्ट फंक्शन मिनिमम वैल्यू देता है, तो हमारा थीटा था। और उस टाइम पे जो हमारा ये कॉस्ट फंक्शन था ये स्केल्ड एरर लॉस फंक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा था। बेसिकली एरर का स्केयर आ रहा था, ये प्रेडिक्टेड वैल्यू है ये एक्चुअल वैल्यू है। तो एरर का स्केयर यहाँ पे अगर आप लिखते हैं, अगर आपका कॉस्ट फंक्शन एरर का स्केयर है तो फिर आपका जो थीटा है वो आप इस क्लोज लूप एक्सप्रेशन से फाइंड कर सकते हैं डायरेक्टली। लेकिन यहाँ पर जो हमारा कॉस्ट फंक्शन है वह नेगेटिव लॉग लाइकलीहुड, तो बाइनरी क्लासिफिकेशन के अंदर हमारा ये वाला कॉस्ट फंक्शन है इन लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो ये जो कॉस्ट फंक्शन है अगर आप इस कॉस्ट फंक्शन को यहाँ पे पुट करें तो बेसिकली हमने थीटा की वो वाली वैल्यूज़ फाइंड करनी है जो इस कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज़ करें। और अगर आप थीटा यहाँ पे पुट करें, कॉस्ट फंक्शन को यहाँ पे पुट करें, तो इस एक्सप्रेशन का कोई भी क्लोज लूप जो सॉल्यूशन है जिस तरह के रिग्रेशन में एग्जिस्ट कर रहा था यहाँ पे वो इसका एग्जिस्ट नहीं करता। हमें इस पूरे एक्सप्रेशन को न्यूमेरिकली सॉल्व करके थीटा की वैल्यूज़ फाइंड करना पड़ेंगी। हमें न्यूमेरिकली फाइंड करना पड़ेगा कि कॉस्ट फंक्शन कहाँ पे मिनिमम आता है, तो जहाँ पर कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू मिनिमम आएगी उस टाइम पे जो थीटा की वैल्यूज़ आएंगी वो हमारा एक्चुअल थीटा या पैरामीटर्स होंगे, और थीटा की जो वैल्यू है वो हम आइटरेटिवली उसको फाइंड करेंगे। तो ये अगर कॉस्ट फंक्शन है इसका हम ग्रेडियंट लें या डेरिवेटिव लें तो ये इसका डेरिवेटिव बन जाता है। तो अब बाकी जब आपने अगर इस कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज़ कर लिया, जे एफ थीटा को न्यूमेरिकली सॉल्व करके आपने फाइंड कर लिया कि हमारा जो कॉस्ट फंक्शन है थीटा की पॉसिबल रेंजेस में कहाँ पे मिनिमम वैल्यू दे रहा है, तो वहाँ से आपके पास थीटा आ जाएगा। जब आपके पास थीटा आ जाएगा तो बाकी सारा प्रोसीजर सेम है। आपने जेड फाइंड करना है फॉर एनी टेस्ट इनपुट, जेड से आप एच एफ जी या जी एफ एक्स स्टार फाइंड करेंगे और फिर उसके बाद प्रेडिक्शन कर देंगे। तो मेन क्वेश्चन ये है कि अपने ट्रेनिंग डाटा को यूज़ करते हुए हम थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो रिग्रेशन के अंदर हमने थीटा की वैल्यू, ये एक्स हमारा ट्रेनिंग था, वाई भी ट्रेनिंग था। एक्स यहाँ पे ट्रेनिंग फीचर्स थे और वाई ट्रेनिंग की आउटपुट थे। यहाँ पर हमारे पास बेसिकली हम ट्रेनिंग फीचर्स और ट्रेनिंग आउटपुट को यूज़ करते हुए आइटरेटिवली इस कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज़ करेंगे, और जिस थीटा की वैल्यू पे कॉस्ट फंक्शन सबसे मिनिमम वैल्यू देगा वो हमारा रिक्वायर्ड थीटा होगा। जब हमारे पास थीटा की वैल्यूज़ आ जाएंगी तो फिर हमारे पास प्रोसीजर बहुत सिंपल है। फिर ये जस्ट स्टेप बाई स्टेप प्रोसीजर है। जेड फाइंड करना है, एच एफ जी फाइंड करना है लॉजिस्टिक फंक्शन के थ्रू, और फिर लॉजिस्टिक फंक्शन की आउटपुट की बेस पे हमने प्रेडिक्शन कर देनी है। तो मेन इसमें काम यही है कि आपने थीटा कैसे फाइंड करना है। तो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि आपने थीटा इस मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और इस मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करके इसी लॉजिस्टिक
रिग्रेशन फंक्शन को एवेल्यूएट करना है और उसके बाद प्रिडिक्शन कर देंगे। ओके, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन मेथड का अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखें तो क्या है, आपके पास ट्रेनिंग डाटा होगा, इसमें एक्स आई फीचर्स हैं और वाई आई हमारी आउटपुट वेरिएबल्स हैं। और अज्यूम करें कि आपके पास जो 2 आउटपुट क्लासेस हैं, एक -1 है, एक 1 है, तो -1 को आप 0 भी कंसिडर कर सकते हैं, -1 भी लिख सकते हैं। तो हमने थीटा फाइंड करना है, जिसको लर्न पैरामीटर वेक्टर थीटा भी कहते हैं। तो थीटा को हम न्यूमेरिकली फाइंड करेंगे बाय सॉल्विंग थीटा इज इक्वल टू मिनिमाइज जे ऑफ थीटा। तो हम कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करेंगे, जहाँ पर थीटा की वो वाली वैल्यूज़ जहाँ पे कॉस्ट फंक्शन की सबसे मिनिमम वैल्यू आएगी वो हमें रिक्वायर्ड थीटा वहाँ पे मिल जाएगा। जब आपके पास थीटा आ जाएगा तो उसके बाद आपने प्रिडिक्शन करनी है। तो आप जे और अज्यूम करें प्रिडिक्शन आपने टेस्ट इनपुट, आपके पास एक्स स्टार है, ये टेस्ट इनपुट वेक्टर है, तो एक्स स्टार पे आप जी ऑफ एक्स स्टार या लॉजिस्टिक फंक्शन को एवेल्यूएट करेंगे। और अगर इफ़ जी ऑफ एक्स स्टार इज़ ग्रेटर दैन 0.5 तो आपने प्रिडिक्ट कर देना है कि क्लास 1 है, अदरवाइज़ आपने प्रिडिक्ट कर देना है क्लास -1 है। -1 को आप 0 भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है लॉजिस्टिक रिग्रेशन को इम्प्लीमेंट करने का। तो सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ मैटलैब में, ये क्लासिफिकेशन मॉडल मैंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो सबसे पहला ये हमारा CSV फाइल के अंदर ये सारा डाटा गिवन था। तो इसमें अब ये सारे इनपुट फीचर्स हैं, ये कॉलम A से लेकर कॉलम S तक, और जो T कॉलम के अंदर ये हमारे आउटपुट फीचर्स हैं और आउटपुट बाइनरी वैल्यूज़ हैं। अच्छा, अब सबसे पहला काम हमने ये करना है कि आपको नज़र आ रहा है कि ये जो जेंडर है ये मेल फीमेल है, कस्टमर टाइप है, लॉयल कस्टमर है, इसके बाद डिसलॉयल कस्टमर है। तो ये कुछ कॉलम्स ऐसे हैं जिनके अंदर जो डाटा है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं है, वो टेक्सचुअल डाटा है या स्ट्रिंग की फॉर्म में। तो हमने इस जो हर कॉलम के अंदर जो टेक्सचुअल डाटा है उसको कन्वर्ट करना है न्यूमेरिकल डाटा के अंदर। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे टाइप ऑफ बिजनेस है, ट्रैवल है, इसमें भी हम देखेंगे कितनी तरह का डाटा आ रहा है, तो हम उसको न्यूमेरिकल डाटा के अंदर कन्वर्ट कर दें। तो आप ये यहाँ पे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस करके मेल को 1 से रिप्लेस कर दें, फीमेल को 0 से रिप्लेस कर दें। इस तरह लॉयल कस्टमर को 1 से रिप्लेस कर दें, डिसलॉयल कस्टमर को 0 से रिप्लेस कर दें। इस तरह बिजनेस ट्रैवल के अंदर जितनी कैटेगरीज आ रही हैं उतनी कैटेगरीज 1 2 3 आप किसी भी तरह इस टेक्सचुअल डाटा को न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप ये डायरेक्ट कन्वर्जन यहाँ पे भी कर सकते हैं, अपने डायरेक्ट फाइंड एंड रिप्लेस करके सारे डाटा को न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, और या डायरेक्ट आप मैटलैब में भी कर सकते हैं। तो ये मैंने डायरेक्ट जो ये टेक्सचुअल डाटा को न्यूमेरिकल डाटा के अंदर कन्वर्ट किया है वो भी मैंने मैटलैब में किया है। तो पहले सबसे पहले मैंने एक वेक्टर बनाया है, टेक्स्ट वेक्टर, जिसमें टेक्सचुअल डाटा है। तो कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 4 है, कॉलम 5 है और कॉलम 20 है। तो कॉलम 1 2 4 5 और 20 के अंदर मेरा टेक्सचुअल डाटा आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद मैंने नम डिस्क्रीट वेक्टर न्यूमेरिकल कॉलम फाइंड किया है जो कि डिस्क्रीट नेचर का है, जिसमें पॉइंट्स नहीं आ रहे। तो वो कौन कौन सा है, 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7, ये देखें 3 7 8 9, ये सारे अब नंबर्स हैं, ये डिस्क्रीट नेचर्स के हैं, कहीं इनमें पॉइंट नहीं है। तो ये मैंने इनको अलग से इस नम डिस्क्रीट वेरिएबल के अंदर सेव कर लिया। इस तरह नम कॉन्टीन्यूस वेरिएबल जो कॉन्टीन्यूस वैल्यू पॉइंट में भी आ सकती है, तो उनका मैंने ये अलग इंडेक्सेस शो कर दिए, कॉलम 3 कॉलम 6 कॉलम 18 और कॉलम 19। तो आगे ये जस्ट थोड़ी सी इनके ऊपर प्रोसेसिंग की हुई है। इनका सबसे पहले इनका हिस्टोग्राम सारे डाटा का प्लॉट किया है। अब यहाँ पे मेन बात है कन्वर्ट टेक्सचुअल डाटा टू न्यूमेरिकल डाटा। तो ये जो मैंने वेक्टर बनाया था उसी वेक्टर को की बेस पे अगर मेल आ रहा है कॉलम 1 के अंदर, ये देखें ये जेंडर में, तो मेल आ रहा है तो आप उसको 0 में कन्वर्ट कर दें। अगर आपकी मर्ज़ी है, मैं चलो मेल को 1 कर देता हूँ और फीमेल को 0 कर देता हूँ, एक किसी भी तरह से कर सकते हैं। आगे लॉयल कस्टमर है तो उसको मैं 0 चले 1 कह देता हूँ और इसको 0 कह देता हूँ। इस तरह बिजनेस ट्रैवल उसको आप 0 कह दें, या अगर कोई दूसरी क्लास है पर्सनल ट्रैवल तो आप उसको 1 कह लें। ये 0 1 आप अपनी मर्ज़ी से, यहाँ पे कोई और नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह टेक्स्ट काउंट के अंदर हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं। बिजनेस कैटेगरी को 1 कह दिए,
बेसिकली ये वाली क्लास के अंदर हमारे पास बिज़नेस कैटेगरी को हम 1 नंबर दे रहे हैं और इकोनॉमी क्लास को हम 2 कह रहे हैं। उसके अलावा बाकी जो भी क्लासेस हैं, तीसरी क्लास है उसको 3 कह रहे हैं। और इसी तरह जो फाइनल हमारा है आउटपुट, अगर डिससेटिस्फाइड है तो हम उसको 0 कह रहे हैं आउटपुट कॉलम में, और अगर हमारे पास सेटिस्फाइड है तो उसको 1 कह रहे हैं। तो अब जस्ट यहाँ तक ये आगे सारा टेक्सचुअल डाटा को न्यूमेरिकल डाटा के अंदर कन्वर्ट करके सारे जो हमारा इनपुट फीचर्स हैं उनका ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, और ये ग्राफ हिस्टोग्राम प्लॉट्स बनाए हैं। ये हमारे जा रहे हैं जी लाइन 198 तक। तो यहाँ तक अगर मैं तक इसको रन करूँ तो ये जो डिफरेंट हमारे जो इनपुट वेरिएबल्स हैं उनका हमने हिस्टोग्राम प्लॉट जनरेट कर दिया। तो ये देखिए जेंडर है हमारे पास, फीमेल हैं मेल हैं। फीमेल इतने हैं 2064 और मेल हमारे पास हैं जी 1936। इस तरह ये लॉयल कस्टमर्स हैं, और इसके बाद ये डिसलॉयल कस्टमर्स का हिस्टोग्राम है। सिमिलरली हमारे पास जो टाइप्स ऑफ ट्रैवल है, क्लास है, सेटिस्फैक्शन लेवल है, बेसिकली ये हमारा आउटपुट वेरिएबल है। और उसके बाद ये सीट कंफर्ट, फूड एंड ड्रिंक, इन फ्लाइट वाईफाई सर्विस। बेसिकली ये एयरलाइन वालों ने अपने कस्टमर्स से फ़ीडबैक लिया, तो वही फीडबैक है कि वाईफाई की सर्विस कैसी थी। पुअर है तो 0 रेट करें, बहुत अच्छी है तो 5 रेट करें। तो जिन लोगों ने 5 रेट किया, कितने लोगों ने 5 रेट किया, वो यहाँ पे 884 पैसेंजर्स ने या कस्टमर ने 5 रेटिंग दी। इस तरह 965 कस्टमर्स ने 4 रेटिंग दी, एंड सो ऑन। ये बाकी वैल्यूज़ भी आप इसी तरह रीड कर सकते हैं। तो ये ऑनलाइन स्पोर्ट का कोई कॉलम था, वो 1 से लेकर 5 तक उसकी रेटिंग है। इस तरह ईज़ ऑफ ऑनलाइन बुकिंग, वो भी 1 से 5 तक है। ऑन बोर्ड सर्विस, लेग रूम सर्विस, एंड फाइनली बैगेज हैंडलिंग, चेक इन सर्विस एंड ऑनलाइन बोर्डिंग। ये सारे आपके पास इनपुट फीचर्स हैं, उनका ग्राफ है। ये कस्टमर का एज है, फ्लाइट डिस्टेंस किलोमीटर्स के अंदर हो सकता है, ये फ्लाइट डिस्टेंस, डिले इन डिपार्चर डिले इन मिनट्स और अराइवल डिले इन मिनट्स। तो ये सारे जो हमारे इनपुट फीचर्स हैं हमने सबसे पहले उनका ग्राफ प्लॉट कर लिया। हिस्टोग्राम प्लॉट जस्ट हम डाटा को ज़रा विजुलाइज करने के लिए हम देखते हैं कि डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ओके जी, तो अब सबसे पहला काम हमने ये किया कि अपने जो इनपुट फीचर्स थे उनका ग्राफ वगैरह प्लॉट कर लिया। उसके बाद हम अपना ट्रेनिंग डाटा और टेस्टिंग डाटा उसको कर रहे हैं। तो ट्रेनिंग डाटा मैं यहाँ पे फिक्स ले रहा हूँ 80%, जो टेस्टिंग डाटा है वो 20% बन जाएगा। तो ये हमारा ट्रेनिंग फीचर्स आ गए, ट्रेनिंग आउटपुट आ गई, फिर टेस्टिंग फीचर्स आ गए और टेस्टिंग आउटपुट आ गई। उसके बाद है हमारा हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन इम्प्लीमेंट करना है और थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। और इस तरह के मैंने पहले बताया कि जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का ये एक्सप्रेशन है थीटा मिनिमाइज ऑफ जे थीटा, हमने बेसिकली इस कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज़ करना है और इसका डेरिवेटिव भी है। तो ये हम मैनुअली भी फंक्शन लिख सकते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो इसको मिनिमाइज़ करे, लेकिन हम मैनुअल प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहे। मैटलैब में एक फंक्शन है एफ मीन अनकंस्ट्रेंड, तो ये मिनिमाइजेशन का फंक्शन है जो कि एक जो भी आप इसको फंक्शन देते हैं उसको ये मिनिमाइज़ करके उसका जो थीटा वैल्यूज़ हैं या आर्गूमेंट्स हैं वो उसको वो बताओ उसकी ऑटोमेटिकली उसकी मिनिमाइजेशन करके आइटरेटिवली हमें ऑप्टिमल थीटा की वैल्यू प्रोवाइड कर देता है। तो ये कॉस्ट फंक्शन, ये मैंने इसका ये अलग से फंक्शन बनाया हुआ है और इसमें बेसिकली ये फंक्शन इम्प्लीमेंट किया हुआ है कॉस्ट फंक्शन, और उसका डेरिवेटिव इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो ये हमारा कॉस्ट फंक्शन है जो कि बेसिकली इस इक्वेशन को इम्प्लीमेंट कर रहा है, कॉस्ट फंक्शन को और उसके डेरिवेटिव को। तो अब यहाँ पे हम पहले थीटा इनिशियल वैल्यू सारी 0 0 ले रहे हैं, और अगर आप इनिशियल वैल्यू ऑफ द कॉस्ट फंक्शन फाइंड करना चाह रहे हैं तो आप कॉस्ट फंक्शन में थीटा की इनिशियल वैल्यू
एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन की वैल्यू पुट करें तो आपको इनिशियल कॉस्ट और ग्रेडियंट पता चल जाएगा। अब आगे ये एफ मेन अनकंस्ट्रेंट, इसके कुछ ऑप्शंस हैं, आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। डिस्प्ले आइट्रेशन, क्या आप आइट्रेशन डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं कि कितनी आइट्रेशंस कर रहा है, तो ये उसका आइट्रेशन डिस्प्ले करवा दें। आगे इसके अंदर कुछ एल्गोरिथम्स हैं कि आप मिनिमाइजेशन कौन से एल्गोरिथम को यूज़ करके परफॉर्म करना चाह रहे हैं। तो मैंने अभी यहाँ पे जो लिखा हुआ है कॉजी न्यूटन, इसके अंदर और भी ऑप्शन अवेलेबल हैं। ग्रेडियंट ऑब्जेक्ट, क्या इस फंक्शन के अंदर डेरिवेटिव मौजूद है, तो वो ऑन है, उन्होंने लिखा हुआ है कि हाँ डेरिवेटिव मौजूद है। और मैक्सिमम आइट्रेशन फर्ज करें कि यहाँ पे आप अपनी नंबर ऑफ़ आइट्रेशन बता सकते हैं कि ये कितनी दफ़ा ये फंक्शन है कितनी दफ़ा इस कॉस्ट फंक्शन को आइट्रेट करे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ आइट्रेशन आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस मैंने यहाँ पे इस फंक्शन के ऑप्शंस सेट करके इस ऑप्शन वाले वेरिएबल को यहाँ पे इनपुट पे दे दिया। ये ऑप्शनल है, आप अगर यहाँ पे ये इनपुट पास इसको ऑप्शनल वाला पैरामीटर नहीं देंगे तो जो भी फिर इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होंगी फिर वो उसको लेके इस फंक्शन को रन कर देगा। तो रन फिर भी हो जाएगा, लेकिन अगर आप ये सेटिंग्स करके इसको दे दें तब भी ठीक है। अगर सेटिंग नहीं करेंगे तो फिर वो डिफ़ॉल्ट कोई भी एल्गोरिथम यूज़ करेगा, आइट्रेशंस शो नहीं करेगा और आप आइट्रेशंस भी अपनी मर्ज़ी से लेगा। मैं इस आर्गूमेंट को पास ही रहने देता हूँ। उसके बाद ये अब एक कॉस्ट का फंक्शन आइट्रेटिवली सॉल्व हुआ, इस फंक्शन ने उसकी मिनिमाइजेशन की वैल्यू फाइंड करके हमें वैल्यू प्रोवाइड कर दी और वो थीटा आ गया हमारे पास। थीटा, अभी जो थीटा इस फंक्शन के आउटपुट से आया है ये हमारा अब ऑप्टिमल वैल्यू होगी, या ये वो थीटा होगा जो कि इस कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज़ कर रहा होगा। अब आपने अगर फाइनल वैल्यू ऑफ द कॉस्ट फंक्शन दोबारा फाइंड करनी है तो आप थीटा को कॉस्ट फंक्शन में पास कर दें, एक्स ट्रेन पास करें और वाई ट्रेन पास कर दें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि थीटा की आपकी फाइनल वैल्यू कितनी आएगी और ये फाइनल वैल्यू उस इनिशियल वैल्यू से लेस होनी चाहिए। आगे इसके बाद अब हमने ये आइट्रेशंस कर ली, हमने अपना ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ थीटा फाइंड कर लिया कि ये वो थीटा है जिस पे हमारा कॉस्ट फंक्शन मिनिमाइज हो जाता है। आगे जस्ट हमने z वैल्यू कैलकुलेट की, x टेस्ट इंटू थीटा, बेसिकली ये वाला एक्सप्रेशन हमने कैलकुलेट किया। अब क्योंकि हमारे पास थीटा आ गया है तो अब हमने पहले ये इक्वेशन इंप्लीमेंट करनी है, फिर ये एच जेड स्कोर फाइंड करना है और फिर प्रेडिक्शन कर देनी है। तो ये थीटा ट्रांसपोज इंटू एक्स है, तो आप इसको इस तरह में लिख सकते हैं, थीटा को बाद में लिख लें और एक्स टेस्ट लिख लें, या पहले अगर एज इट इज़ ये एक्सप्रेशन इंप्लीमेंट करना है तो फिर आपको पहले थीटा का ट्रांसपोज देना पड़ेगा, फिर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप इसको इक्वल लिख सकते हैं, एक्स इंटू थीटा ट्रांसपोज थीटा, एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू थीटा। तो इस फॉर्म में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मैंने इसकी डिफरेंट नोटेशन यूज़ की। तो ये एक्स टेस्ट है हमारा और ये थीटा है। तो यहाँ से हमने z का स्कोर कैलकुलेट किया, उसको सिग्मॉइड फंक्शन में z को इनपुट पे अप्लाई कर दिया। अब हमारे हर टेस्ट इनपुट के अंदर जो डाटा टेस्ट फीचर्स पे जो डाटा है उसका HZ स्कोर ये सिग्मॉइड फंक्शन के थ्रू हम कैलकुलेट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आप इफ एल्स भी लगा सकते हैं या सिंपल राउंड का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो राउंड का फंक्शन आपको पता है, अगर वैल्यू 0.5 से कम है तो उसको 0 लेगा और 0.5 से वैल्यू बढ़ी है तो उसको 1 में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे आप इफ एल्स भी यूज़ कर सकते हैं या राउंड का फंक्शन लगा के भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और फाइनली आपके पास प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ आएंगी 1-0 की फॉर्म में। बेसिकली ये प्रेडिक्शन इस इक्वेशन के बेस पे हो रही है, इसके बेस पे। और उसके बाद आप अपनी एक्यूरेसी चेक कर रहे हैं कि टेस्ट डाटा आपके पास अवेलेबल है, तो आप देख रहे हैं कि कितनी प्रेडिक्शंस इक्वल है, कितने टेस्ट डाटा के उसकी मेन वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, उसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह आपके पास ये एक्यूरेसी आ जाएगी कि कितनी प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ इक्वल आई हैं टेस्ट वैल्यूज़ के, क्योंकि आपके पास टेस्ट वैल्यूज़ भी जस्ट 1 एंड 0 हैं और प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ भी अब जस्ट 1 और 0 हैं। 1 का मतलब है कि कस्टमर सेटिस्फाइड है और 0 का मतलब है कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है। ओके, आगे जस्ट अब एक्चुअल और प्रेडिक्टेड डाटा जो है उसको प्लॉट किया हुआ है और ये आगे उसके हिस्टोग्राम वगैरह प्लॉट की हुई है। तो अब मैं यहाँ तक अपने कोड को रन करता हूँ। अब जो पहले चले मैं इसको यहाँ तक रन करता हूँ।
तो सबसे पहले बाकी ये ग्राफ्स तो पहले हमने इनपुट फीचर्स के देख लिए हैं। अब ये हमारे 2 नए ग्राफ्स आए हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन का जो मेथड से जो रिज़ल्ट है, जो एक्चुअल डाटा है वो ब्लू कलर के साथ है और प्रेडिक्टेड डाटा स्टार के साथ शो किया हुआ है। तो आप यहाँ से इसको जूम करके देख सकते हैं। फ़ायदा मैं कोई रेंज जूम करता हूँ। अब ये देखिए जो ब्लू सर्कल है ये एक्चुअल डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है और प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ जो हैं वो स्टार के साथ आ रही हैं। जहाँ पर ये ब्लू सर्कल और स्टार एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, इट मीन्स कि एक्चुअल वैल्यू उस टाइम पे प्रेडिक्टेड वैल्यू के इक्वल है। और जहाँ पे ये डिफरेंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब ये एक्चुअल वैल्यू एक मौजूद है लेकिन यहाँ पे प्रेडिक्शन नहीं आई, इट मीन्स कि वो रॉन्ग प्रेडिक्शन हो गई, वो नीचे चला गया, ये वाला स्टार इधर आ गया। अगर सही प्रेडिक्शन होती तो ये स्टार यहाँ पे इसके ऊपर आ जाता। अब क्योंकि रॉन्ग हुई है, एक्चुअल वैल्यू 1 है लेकिन प्रेडिक्टेड वैल्यू हमारी 0 आई है, तो वो नीचे आ गया। तो इस तरह यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर्स भी यहाँ पे मौजूद है। तो ओवरऑल हमारे पास ये ग्राफ इस तरह है। तो आप किसी और रेंज को भी जूम करके देख सकते हैं जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, ब्लू सर्कल्स और रेड स्टार, वहाँ पे प्रेडिक्शन इक्वल हुई है एक्चुअल डाटा के, और जहाँ पे एक दूसरे के ऊपर नहीं है, अलग-अलग हैं, वहाँ पे रॉन्ग प्रेडिक्शन आई है। ओके जी, तो अब अगर हम ये देखें, मैंने क्योंकि अब ये सारे आइट्रेशन के स्टेप्स भी शो कर रहा है। ओके जी, तो हमारी जो एक्यूरेसी आ रही है वो 82.43% आ रही है। मतलब जो 82% टाइम्स हमारी जो प्रेडिक्शन है वो करेक्ट रही है और 18% टाइम्स हमारी प्रेडिक्शन जो है वो रॉन्ग आई है। तो यहाँ तक अब आप कह सकते हैं कि हमारा जो मैटलैब की सिमुलेशन का काम था। तो अगर अब आप थीटा की वैल्यूज़ फाइंड करना चाहेंगे, ये थीटा की ऑप्टिमल वैल्यूज़ हैं जिन पे बेसिकली ये प्रेडिक्शन हो रही है। तो ये थीटा 0 है हमारा, ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है एंड सो ऑन। तो अगर मैं इसके लेंथ फाइंड करूँ, लेंथ ऑफ थीटा, तो ये 20 आ रही है। इट मीन थीटा 0 से लेकर थीटा 19 तक हमारे पास वेरिएबल्स आ रहे हैं। ओके जी, तो ये हमने अब देख लिया। अब हमने मैटलैब के अंदर अपना बाइनरी क्लासिफिकेशन उसको कर ली और मॉडल भी ट्रेन कर लिया, और उसकी जो वैल्यू हमारे पास ऑप्टिमल वैल्यूज़ ऑफ द थीटा आ रहे हैं वो ये है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अब इस मॉडल को हमने इम्प्लीमेंट करना है एफपीजी बोर्ड के ऊपर, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जो एक्स टेस्ट है वो डबल, उसकी डाटा टाइप डबल है। तो ये एक्स टेस्ट वैल्यूज़ हैं हमारी, और अगर इसकी मैं क्लास चेक करूँ तो ये डबल टाइप है। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि इसको कन्वर्ट कर देना है फिक्स्ड पॉइंट में, या एक्स टेस्ट जो डाटा है उसको रिप्रेजेंट करना है विद सम फिक्स्ड नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो वो मैंने आपको लास्ट टाइम भी फंक्शन बताया था रिग्रेशन में, ये वही सेम फंक्शन यूज़ किया। ये फंक्शन बेसिकली डबल टाइप इनपुट अरे ले रहा है और उसको फिक्स्ड पॉइंट के अंदर या उसको रिप्रेजेंट कर रहा है विद सम फिक्स्ड नंबर ऑफ बिट्स, और ये ऑटोमेटिकली फाइंड कर रहा है फंक्शन के उस अरे की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू कितनी है, और वो पूरी अरे कितने बिट्स के साथ रिप्रेजेंट हो जाएगी। तो ये सारी कैलकुलेशन इसके अंदर इम्प्लीमेंटेड है। तो अब जब मैं ये इस कोड को रन करूँगा तो एक्स टेस्ट का जो फर्स्ट वेक्टर है बेसिकली ये वाला, अब ये मेल 1 है, फीमेल की जगह 0 है, ये 1 है, ये 0, तो ये 1 0 ऑटोमेटिकली x0 के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे लेकिन फिक्स्ड पॉइंट नोटेशन में। इसी तरह बाकी सारा डाटा भी हमारा डबल टाइप से यहाँ पे हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं फिक्स्ड पॉइंट के अंदर। अब यहाँ पे आप देखें क्योंकि ये हमारी थीटा की वैल्यूज़ हैं, तो थीटा की अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करूँ तो ये है, और इस थीटा की अगर मैं मिनिमम वैल्यू फाइंड करूँ तो वो ये है। तो मैक्सिमम वैल्यू 2 आ रही है, मिनिमम वैल्यू 6 है, -6। तो आप देख सकते हैं कि 2 से -6 की रेंज को अगर आपने रिप्रेजेंट करना हो तो आप वो 4 बिट्स के साथ इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, साइन नंबर्स की नोटेशन यूज़ करते हुए। तो लेकिन मैंने यहाँ पे किया थीटा को भी डिस्क्रीटाइज कर दिया, और ये लिखा कि 1 का मतलब है साइन नंबर है, ये वाला थीटा, पॉजिटिव वैल्यूज़ भी हैं नेगेटिव भी हैं। 16 का मतलब है कि इस
थीटा को आप 16 बिट्स के साथ रिप्रेजेंट करें और उन 16 बिट्स में से जो 12 बिट्स हैं वो यूज़ करें टू रिप्रेजेंट द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द थीटा। तो अब अगर मैं आपको दिखाऊं कि थीटा के अंदर जो फुल पॉइंट्स हैं, तो ये देखिए थीटा की ये वाली वैल्यूज़ हैं, ये डबल नोटेशन के अंदर ये सारी वैल्यूज़, इतनी बड़ी लेंथी वैल्यू है। तो अब इसको मैंने जब ट्रंकेट किया या क्वांटाइज किया, वो थीटा एफ के अंदर सेव किया, ये वाला भी रन नहीं किया, तो इसको मैं रन कर देता हूँ। तो अब ये देखें, ये जो थीटा हमारा था उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। और अगर मैं इसका फुल पॉइंट देखूं तो ये बनती है। तो बेसिकली मैंने अपना जो ये थीटा वैल्यूज़ हैं जो कि पहले डबल टाइप थी, अपना HDL कोड जनरेट करने से पहले इस थीटा को भी मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया फिक्स पॉइंट के अंदर, और इसी तरह यहाँ पे इसको भी कर रहा हूँ। तो मैं ये वाला फंक्शन भी यूज़ कर सकता हूँ या डायरेक्ट ये कमांड भी यूज़ कर सकता हूँ। अब यहाँ पे एक दो चीज़ें मुझे अभी नज़र आई हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये देखिए हमारा जो तीसरी क्वांटाइज्ड वैल्यू है थीटा की वो 0 हो गई है। तो थीटा 0, थीटा 1 या थीटा 2 हमारे पास 0 आ रहा है, लेकिन जो ओरिजिनल थीटा था ये वाला, ये था। इट मीन्स कि ये वाली वैल्यू मतलब इतनी छोटी वैल्यू है कि उसने उसको 0 के साथ रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये क्वांटाइजेशन की वजह से आप देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत लॉस आपके पास आ जाता है। ओरिजिनल थीटा की ये वाली वैल्यू थी -0.00011। तो जब मैंने इसको क्वांटाइज किया यूजिंग 16 नंबर ऑफ बिट्स विद फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 12 बिट्स, तो ये मेरा जो छोटी वैल्यूज थी उसने उसको राउंड ऑफ करके 0 कर दिया। तो आप अगर मज़ीद एक्यूरेसी चाहते हैं तो यहाँ पे फ़र्ज़ करें आप 20 भी लिख सकते हैं। तो फिर आपकी जो वो वैल्यू है, फ़र्ज़ करें अगर मैं इसको 20 के साथ करता हूँ, 20 वर्ड्स के साथ, तो फिर देखते हैं अभी भी 0 है। अब अगर इसको मैं फुल फॉर्म देखूँ तो अभी भी 0 है। इट मीन्स मुझे ज़्यादा बिट्स को यूज़ करना पड़ेगा। ये जस्ट आपको बताने के लिए है कि क्वांटाइजेशन का ये नंबर ऑफ़ बिट्स का चूज़ किस तरह करनी है, ताकि आप अपने जो जिस डाटा को डिस्क्रिटाइज कर रहे हैं वो प्रॉपरली रिप्रेजेंट हो। तो अभी मैं इसको 16 के साथ ही रहने दे रहा हूँ। अब इसका इफ़ेक्ट क्या आएगा, क्योंकि कुछ थीटा की वैल्यूज़ मैं उसको 0 कर रहा हूँ, ये राउंड ऑफ कर रहा हूँ, क्वांटाइजेशन की वजह से वो राउंड ऑफ 0 हो रही हैं। तो अब ये हो सकता है कि थोड़ी बहुत हमारी प्रेडिक्शन जब हम सिमुलिंक में करेंगे या FPG पे करेंगे तो थोड़ी बहुत प्रेडिक्शन या एक्यूरेसी जो हमारी वो कम आ जाए, क्योंकि इस क्वांटाइजेशन की इफ़ेक्ट की वजह से। या अगर आप इसको फुल फ़र्ज़ करें 32 बिट्स के साथ रिप्रेजेंट करें तो फिर आप देखते हैं कि आपको अगर आप 32 बिट्स के साथ भी कर रहे हैं तब भी वो 0 ही रह रहा है। अच्छा, अब ये इस वजह 0 रह रहा है क्योंकि मैं नंबर ऑफ़ बिट्स तो बढ़ा रहा हूँ लेकिन फ्रैक्शनल पॉइंट की रिप्रेजेंटेशन नहीं बढ़ा रहा। तो फ़र्ज़ करें मैं फ्रैक्शनल पॉइंट्स को 24 बिट्स के साथ रिप्रेजेंट करता हूँ। तो अब देखते हैं इसको, तो अब ये देखें अभी हम यहाँ पे भी हमारे पास वैल्यू आ गई। इसकी भी अगर मैं फुल फॉर्म देखूँ, फुल फ्रैक्शनल पॉइंट्स, तो अभी ये बन रहे हैं, ये देखें अभी आ रहा है। तो अगर मैं अब इसको फ़र्ज़ करें यहाँ पे 20 कर दूँ और यहाँ पे 16 कर दूँ, तो ये डिफरेंट जस्ट आपको ऑप्शंस बताने के लिए हैं। तो अभी भी आ रही रिप्रेजेंटेशन फुल फॉर्म, तो ये आ रहा है। तो अभी मैंने जो ओरिजिनल सेटिंग की हुई थी मैं वही कर रहा हूँ कि जो थीटा जो लर्न पैरामीटर्स हैं थीटा, उनको मैं 16 बिट्स के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और 12 बिट्स यूज़ कर रहा हूँ टू रिप्रेजेंट द फ्रैक्शनल पार्ट। ओके, अब हमने अपने थीटा को भी जो डबल टाइप था उसको फिक्स्ड पॉइंट के अंदर कन्वर्ट कर लिया, और इसी तरह अपने जो टेस्ट वैल्यूज़ थी उनको भी फिक्स्ड पॉइंट से डबल पॉइंट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो हमने अब अपने टेस्ट जो डाटा है उसको भी डिस्क्रिटाइज कर दिया और अपना जो थीटा वैल्यूज़ हैं उनको भी डिस्क्रिटाइज कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप यह है कि इस मॉडल को हमने सिमुलिंक के अंदर इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं ओपन करता हूँ सिमुलिंक।
अब सिमुलिंक के अंदर इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, हमारे पास अब क्योंकि थीटा की वैल्यूज़ आ चुकी हैं तो सबसे पहले हम ये वाली इक्वेशन इम्प्लीमेंट करेंगे। थीटा वैल्यूज़ गिवन है और ये x1 x2 x3 ये हमारे टेस्टिंग वेक्टर है, टेस्ट फीचर्स हैं। उसके बाद z कैलकुलेट करेंगे। z कैलकुलेट करने के बाद हम लॉजिस्टिक इस z की वैल्यू को लॉजिस्टिक फंक्शन में पास कर देंगे और फिर आगे जैसे बाइनरी प्रेडिक्शन ये बाइनरी क्लासिफिकेशन कर देंगे। तो इस बाइनरी क्लासिफिकेशन को अगर आपने सिमुलिंक में इम्प्लीमेंट करना है तो उसके 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 में ये इक्वेशन इम्प्लीमेंट करनी, ये लीनियर रिग्रेशन की। स्टेप 2 में लॉजिस्टिक फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है और स्टेप 3 में हम बाइनरी क्लासिफिकेशन इफ एल्स के थ्रू या राउंड फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं। तो ये काम मैंने पहले ही किया हुआ है। तो ये मैं यहाँ पर ट्यूटोरियल 14 सिमुलिंक मॉडल इसको ओपन करता हूँ। तो ये देखें जी, ये स्टेप 1 इम्प्लीमेंट किया हुआ है, ये वाला θ0 प्लस θ1 x1 प्लस θ2 x2 प्लस θ3 x3 एंड सो ऑन। तो ये मैंने एक मैटलैब का फंक्शन यूज़ किया और उसका नाम लिखा है वेटेड सम। तो बेसिकली ये वेटेड सम ही है, थीटा के साथ ये वेट हो रहे हैं इनपुट वेक्टर्स और फिर इन सब का सम कर रहे हैं, तो इस वजह से इसका नाम मैंने रख दिया वेटेड सम। आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये वेटेड सम का फंक्शन बनाया, उसके इनपुट वेरिएबल्स हैं x0 x1 से लेकर अप सो ऑन x19 तक। तो ये बेसिकली हमारा जो x0 है वो सारे 1 वैल्यूज़ हैं। x1 हमारा ये फर्स्ट कॉलम है, x2 ये, x3 ये, x4 ये एंड सो ऑन। आगे थीटा जो हमने कैलकुलेट किया है, थीटा वो हम पास कर रहा हूँ, उसको t के साथ असाइन कर रहा हूँ और t की जो फर्स्ट वैल्यू है वो हमारा t0 है, ये θ0। t की सेकंड वैल्यू हमारा θ1 है, t की थर्ड वैल्यू θ2 है, सो ऑन। मैंने t0 से लेकर t90 तक अपने थीटा की वैल्यूज़ स्मॉल t0 से लेकर स्मॉल t90 तक के वेरिएबल्स के अंदर सेव कर ली। आगे जस्ट इनका वेटेड सम कैलकुलेट करना है। तो ये t0 इंटू x0 प्लस t1 इंटू x1 प्लस t2 इंटू x2 प्लस t3 इंटू x3 प्लस t4 इंटू x4। तो ये फर्स्ट 5 टर्म्स का सम फाइंड किया, वेटेड सम, और उसको WS0 वैल्यू के अंदर सेव कर दिया। इस तरह फिर t5x5 से लेकर t9x9 तक का सम फाइंड किया और उसको WS1 के अंदर सेव कर दिया एंड सो ऑन। WS2 फाइंड किया, WS3 फाइंड किया और फिर इन सब का WS0 WS1 WS2 और WS3 इनका सम फाइंड किया और उसको W सम या वेटेड सम के अंदर सेव कर दिया। और ये जो सम है ये पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, तो इस वजह से यहाँ पे इसको 1 लिखा है और इस सम को कन्वर्ट कर रहा हूँ 16 बिट्स के साथ और रिप्रेजेंट कर रहा हूँ विद 11 बिट्स। तो मुझे कैसे पता चला कि मैंने इस सम को या वेटेड सम को 16 बिट्स के साथ रिप्रेजेंट करना है और फ्रैक्शनल बिट्स 11 रखनी है? तो उसके लिए मैंने बेसिकली यहाँ पे जो ये हमारा ये ग्राफ ये जो z वैल्यू है, बेसिकली हम ये पहले मैटलैब में इस तरह कैलकुलेट कर रहे थे और सिमुलिंक के अंदर हम ये इस तरह इसका एक्सप्रेशन बना रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली इसका ग्राफ प्लॉट किया। फर्स्ट अगर मैं z है इसका ग्राफ प्लॉट करूँ तो आप देख सकते हैं तकरीबन ये +6 से लेकर -6 तक जा रहा है रेंज में। तो +6 से -6 की रेंज को अगर आपने रिप्रेजेंट करना है तो ये 4 बिट्स के साथ हो सकती है साइन नंबर्स नोटेशन में। बाकी आप फ्रैक्शनल पार्ट में जितनी मर्जी बिट्स लिख लें वो उसकी एक्यूरेसी बढ़ाती जाएगी। तो मैंने 16 बिट्स के साथ W सम को रिप्रेजेंट किया और उसमें से 11 बिट्स जो हैं वो फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किए हैं और 5 बिट्स को मैंने ये मैग्नीट्यूड पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया। तो बेसिकली ये मैंने Z का ग्राफ प्लॉट करके वहाँ से एस्टिमेट किया कि मुझे कितनी बिट्स चाहिए इस रेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दी। ओके, फ्रैक्शनल पार्ट आपकी मर्ज़ी, आप 11 लिख लें, 10 लिख लें, 12 लिख लें। जितनी फ्रैक्शन लेंथ ज़्यादा रखेंगे उतना ही आपकी ये इस डाटा को एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन बढ़ती जाएगी, एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। तो ये फाइनली ये मैंने वेटेड सम के अंदर ये Z की वैल्यू इस इक्वेशन को इम्प्लीमेंट करके हमने
यहाँ पे z फाइंड कर लिया। उसके बाद ये आगे ये z की जो वैल्यू है सिग्मॉइड फंक्शन के अंदर पास कर रहे हैं। ये z इनपुट ले रहा है और वो क्योंकि कोई साइन नंबर हो सकती है तो उसको डबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ और आगे ये सिग्मॉइड फंक्शन में जस्ट उसको पास कर रहा हूँ। तो ये जस्ट सिग्मॉइड फंक्शन इम्प्लीमेंट हुआ हुआ ये वाला 1/1 + a⁻⁻z। तो ये z की वैल्यू डबल में कन्वर्ट करके 1/1 + a⁻⁻z, और ये hz हमारा आंसर आ गया। तो सिग्मॉइड के अंदर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया और सिग्मॉइड की जो आउटपुट है वो प्रेडिक्शन के अंदर कर रहे हैं। और प्रेडिक्शन के अंदर क्या है, जस्ट इफ एल्स स्टेटमेंट। अगर हमारी इनपुट वैल्यू 0.5 से ग्रेटर है तो y हमारा 1 होगा फिक्स्ड टाइप का, और अगर हमारे अदरवाइज हम y को 0 ले लेंगे। तो ये हमारी बाइनरी प्रेडिक्शन हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये सारा हमारा जो मॉडल है ये बेसिकली सबसे पहले इस इक्वेशन को इम्प्लीमेंट कर रहा है, फिर लॉजिस्टिक फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर रहा है, फिर बाइनरी क्लासिफिकेशन को इम्प्लीमेंट कर रहा है, और इसी का मैंने ये सब सिस्टम बना के ये इसको कर दिया। अब मैं ये इसको रन करता हूँ पूरे अपने मैटलैब कोड को, ताकि एक दफ़ा रन हो जाए और सारी वैल्यूज़ x0 से लेकर x1 तक ये सारी लोड हो जाए। अच्छा, अब इसके ये एंड वाला ग्राफ मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। ये ग्राफ हमें ये बता रहा है, ये जो ब्लू कलर की हिस्टोग्राम है ये प्रिडिक्टेड आउटपुट है और ये ऑरेंज कलर की एक्चुअल आउटपुट्स हैं। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि जो हमारी एक्चुअल टेस्ट डाटा के अंदर एक्चुअल सेटिस्फाइड कस्टमर थे वो 434 थे, जो प्रिडिक्टेड कस्टमर्स आए हैं जो सेटिस्फाइड थे वो 434 थे, और जो एक्चुअल डाटा में थे वो 426 थे। इसी तरह जो एक्चुअल डाटा में नॉन सेटिस्फाइड कस्टमर थे वो 371 थे, और जो प्रिडिक्टेड के अंदर आए हैं जो नॉन सेटिस्फाइड कस्टमर जो कि प्रिडिक्टेड आए हैं वो 363 हैं, और जो कि टेस्ट डाटा में थे वो 371 हैं। तो आप देख सकते हैं कि दोनों कैटेगरीज़ के अंदर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, जिसकी वजह से वो एरर परसेंटेज एरर कुछ ना कुछ मौजूद है। 82% हमारी जो एक्यूरेसी है वो आ रही है। तो ये फाइनली इस हिस्टोग्राम का ये मीनिंग था। ओके जी, तो अब हमारे जो सारी वैल्यूज़ हैं ये x0 वगैरह x0 से लेकर x19 तक ये डिस्क्रिटाइज्ड होकर इन वैल्यूज़ के अंदर सेव हो गई हैं और ये वर्क स्पेस में आ गई, और थीटा भी डिस्क्रिटाइज होकर थीटा एफ के अंदर सेव हो गई। तो अब ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे लोड हो चुकी हैं। तो अब मैं सिमुलिंक मॉडल को रन करता हूँ। तो अब हम इसको रन करते हैं। तो रन करने से पहले मैं आपको अपनी सेटिंग्स दिखा देता हूँ। तो जो मैंने यहाँ पे अपना सॉल्वर रखा है 0.1 सेकेंड रखा हुआ है कि आफ्टर एवरी 0.1 सेकेंड मेरा मॉडल रन हो, और अभी इसको मैं सिमुलेट करता हूँ। तो ये मेरी सिमुलेटेड वैल्यूज़ आ गई, ये सिमुलेशन का रिजल्ट्स आ गए। अब ये इसको इस ग्राफ से देखना डिफ़िकल्ट है कि ये कितनी करेक्ट प्रेडिक्शंस हैं कितनी रॉन्ग हैं। तो उसके लिए मैंने क्या, ये देखें ये 1 और 0 की में जस्ट वैल्यूज़ आ रही हैं। उसके लिए मैंने क्या किया है कि जो अपना ये जो वाई सिम है इसको y1 के अंदर सेव कर दिया है, और y1 के अंदर सेव करने के बाद एक कैलकुलेट एक्यूरेसी का एक फंक्शन बनाया हुआ है। तो out.y1 इसको मैंने y2 में सेव किया। तो y2 का जो लास्ट एलिमेंट है वो एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ रहा था, उसको डिलीट कर दिया। तो अब आप कह लें कि जो हमारी यहाँ पे जो सिमुलेशन के रिज़ल्ट्स हैं y1 के अंदर आ रहे हैं, और अब हम उसको y टेस्ट डाटा के साथ कंपेयर करके एक्यूरेसी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर मैं अब इसको रन करूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो एक्यूरेसी आई है वो 80% है, 80.42, और पहले 82 थी।
मैटलैब में हमने मॉडल को इम्प्लीमेंट किया तो हमारी एक्यूरेसी 82% आ रही थी, और सिमुलेशन या सिमुलिंक में इम्प्लीमेंट किया तो हमारी एक एक्यूरेसी 80.4% आ रही है। उसकी रीज़न ये है कि ये अब एक्यूरेसी 2% कम किस वजह से हुई कि मैटलैब में जो हमने कैलकुलेशंस की थी, ये वाला z वैल्यू कैलकुलेट की, तो ये x टेस्ट डबल टाइप ही यूज़ की थी, उसको हमने फिक्स्ड पॉइंट में कन्वर्ट नहीं किया था। लेकिन जब सिमुलिंक के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं तो हम अपने ये सारे x टेस्ट को पहले फिक्स्ड पॉइंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो क्योंकि हमारा डाटा कॉन्टीन्यूस या डबल टाइप से फिक्स टाइप में कन्वर्ट हो रहा है, तो कुछ एक्यूरेसी का लॉस डाटा में आ गया, और कुछ हमने यहाँ पे भी क्वांटाइजेशन की, थीटा की डबल वैल्यू को भी थीटा फिक्स में कन्वर्ट किया, तो उससे ये हुआ कि हमारा जो है थीटा भी डिस्क्रीटाइज हो गया। तो हमारी जो टेस्ट वैल्यूज़ हैं वो भी डिस्क्रीटाइज हो गई हैं, ये फिक्स पॉइंट्स के अंदर कन्वर्ट हो गई हैं, और हमारी जो थीटा है लर्न पैरामीटर वो भी डिस्क्रीटाइज या फिक्स्ड वैल्यू के अंदर कन्वर्ट हो गए, और ये फिक्स्ड वैल्यूज़ हमने यहाँ पे यूज़ की हैं। तो इसकी वजह से एक्यूरेसी हमारी 82% से कम हो गए, तकरीबन 80.4% आ गई। ओके जी, तो ये हमारा अब सिमुलिंक का जो मॉडल है ये हमने वेरीफाई कर लिया तकरीबन ये वैसे ही हमें परफॉर्मेंस दे रहा है जैसे कि ये मैटलैब में प्योरली सिमुलेशन बेस्ड एनवायरनमेंट में दे रहा था। इस का मॉडल का नेम मैं चेंज कर देता हूँ, बाइनरी क्लॉस मॉडल इसको लिख देता हूँ। ओके, अब हमने सिमुलिंक के अंदर भी इसको देख लिया, एक्यूरेसी भी चेक कर ली सिमुलिंक मॉडल की। अब हमने इसका HDL कोड जनरेट करना है। तो HDL कोड जनरेट करने से पहले एक और जो इशू है उसको हमें रिजॉल्व करना है। ये जो सिग्माइड फंक्शन है ये जस्ट मैटलैब के लिए वैलिड है। ये जो EXP या ये एक्सपोनेंट है इसका हम कोड जनरेट नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली हमारा ये 1 + e⁻⁻z, बेसिकली ये वाला जो फंक्शन है 1 + e⁻⁻z, ये e⁻⁻z या ये एक्सपोनेंट का जो फंक्शन है ये HDL सपोर्टेड नहीं है, ये जस्ट वैलिड है ओनली फॉर द सेक ऑफ सिमुलेशन। तो बाकी ये भी सिंपल इफ एल्स है, इससे भी HDL कोड जनरेट हो जाएगा। ये भी सिंपल वेटेड सम है, इसका भी HDL कोड जनरेट हो जाएगा। लेकिन इसमें मसला है, इसमें जो EXP का हमने ये फंक्शन यूज़ किया हुआ है ये HDL सपोर्टेड नहीं है। तो अब हमने क्या करना है, इसको रिप्लेस करना है एक ऐसे ब्लॉक के साथ जो कि HDL सपोर्टेड हो। उसके लिए पहले मैं इस मॉडल को अपना सेव कर लेता हूँ और सिम हटा देता हूँ। सिम का मतलब यही था कि ये जस्ट वैलिड है ओनली फॉर सिमुलेशन। तो अब मैंने इसको डिलीट करना है और इसको डिलीट करके यहाँ पे एक ऐसा ब्लॉक लगाना है जो कि HDL कोड जिससे मैं जनरेट कर सकूँ। तो मैं ये भी आपको भी शो कर देता हूँ कि ये क्यों मैंने किया। फर्स्ट कहने के मैं मेक HDL की कमांड यूज़ करूँ, ट्यूटोरियल 14 में, और इसका ये है सब सिस्टम। हम देखते हैं क्या इसका कोड जनरेट होता है या नहीं होता। तो ये इसमें एरर आ गया है, कह रहे हैं कि जो आपका, इसको मैं वो कर लेता हूँ, ये फिक्स पॉइंट्स में पहले किया हुआ है, तो ये इसकी वजह से ये एरर आ रहा है, इस सिग्मॉइड फंक्शन की वजह से। तो आप डायरेक्ट भी इसको चेक कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन, और यहाँ पर तो मैं इसको रन करूँ, ये देखें ट्यूटोरियल 14 एरर, HDL कोड जनरेशन इज़ नॉट डायरेक्टली सपोर्टेड फॉर ए मैटलैब फंक्शन ब्लॉक। तो इस ब्लॉक के लिए ये सपोर्ट नहीं कर रहा। तो अब मैंने क्या करना है कि इस ब्लॉक को रिप्लेस करना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, ये माई सिग्माइड का ये मैंने इसकी रिप्लेसमेंट अलहदा से बनाई हुई है। तो अभी जो एक्सपोनेंट है हमारा ये वाला, ये सपोर्टेड नहीं है HDL जनरेशन के लिए। तो उसके लिए एक टेक्निक मैंने यूज़ किया है, मैं आपको बता देता हूँ ये सिग्माइड को किस तरह अप्रॉक्सीमेट किया।
तो ये हमारा सिग्मॉइड जो फंक्शन है, ये इसका ग्राफ है, ये ब्लू कलर वाला ओरिजिनल इसका है, ये ग्राफ इसकी शेप है। तो मैंने क्या किया है कि इस ग्राफ को 7 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है, या 7 नोट्स बनाए हैं, पोजीशन बनाई हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इन 2 डॉट्स के दरमियान फ़र्ज़ करें -10 से लेकर -5 तक एक डॉट लगा हुआ है। इसका मीनिंग ये है कि -10 से लेकर -5 तक मैं यहाँ पे पॉलिनोमियल अप्रॉक्सीमेशन कर रहा हूँ, क्यूबिक फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ इस डाटा -10 से लेकर -5 तक को रिप्रेजेंट करने के लिए। फिर जो सिग्माइड का -5 से लेकर यहाँ तक एक और क्यूबिक फंक्शन है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक और क्यूबिक फंक्शन है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक और क्यूबिक फंक्शन है। तो इसके बेसिकली जितने भी हमने ये पार्ट्स बनाए हैं ग्राफ में आपको नज़र आ रहे हैं, हर 2 रेड सर्कल्स के दरमियान हमने एक क्यूबिक फंक्शन यूज़ किया है जो कि इस कर्व को अप्रॉक्सीमेट कर रहा है। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि इस पीस वाइज जो ये सिग्मॉइड का फंक्शन है, इसको हमने पीस वाइज 7 क्यूबिक फंक्शंस के साथ अप्रॉक्सीमेट किया। और ये मैटलैब का ये ओरिजिनल सिग्मॉइड फंक्शन था, और ये अप्रॉक्सीमेट करके सारे लुकअप टेबल्स वगैरह के ज़रिए हमने इसको इम्प्लीमेंट किया। तो अब अगर मैं आपको ये शो करूं, अब ये जो सिग्मॉइड फंक्शन है जो पीस वाइज अप्रॉक्सीमेशन है यूजिंग क्यूबिक फंक्शंस, इस सिग्मॉइड फंक्शन की ये HDL सपोर्टेड है। अब अगर मैं इसको रन करूं तो अब कुछ डाटा मैंने यहाँ पे लोड करने हैं सिग्मॉइड फंक्शंस कि जब मैंने इसकी अप्रॉक्सीमेशन की है इसकी, तो जो यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स या कोएफिशिएंट्स वगैरह आए थे तो वो मैंने यहाँ पे सेव किया हुआ है। ये वैल्यूज़ हैं C1 C2। तो ये जब हमने इस फंक्शन को सिग्मॉइड फंक्शन को क्यूबिक फंक्शन के साथ पीस वाइज फॉर्म में अप्रॉक्सीमेट किया है, तो ये उसके कॉन्स्टेंट्स हैं सारे। तो अब ये कॉन्स्टेंट्स मैंने लोड कर दिए। तो अब मैं अगर इसको रन करूँ, अब ये जो अगर मैं इसको रिज़ल्ट को देखूं तो ये सिग्मॉइड फंक्शन जो प्योरली मैटलैब से ये उसका ग्राफ आ रहा है। ये मेरा इनपुट वेरिएबल है -10 से लेकर 10 तक, और ये जो सिग्मॉइड फंक्शन है जो कि पीस वाइज अप्रॉक्सीमेशन है यूजिंग क्यूबिक फंक्शन ऑफ द सिग्मॉइड फंक्शन, ये उसका ग्राफ आ रहा है। और ये इन दोनों के दरमियान में एरर है। तो आप देख सकते हैं एरर 0 से लेकर 0.03 की रेंज में है। और अगर दोनों का मैं एक ही ग्राफ जो मैटलैब से जो आउटपुट आ रही है और जो HDL सपोर्टेड जो ब्लॉक है उससे जो आउटपुट आ रही है, उन दोनों को अगर एक ही स्कोप पे देखूं तो आपको थोड़ा वाज़ह नज़र आ जाएगा। ये जो येलो कलर की लाइन है ये सिग्मॉइड फंक्शन का ग्राफ आ रहा है अगर इसकी इनपुट वैल्यू -10 से लेकर 10 तक हो यूजिंग प्योरली मैटलैब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और इसी HDL का जो ग्राफ आ रहा है ब्लू लाइन का, ये जो हमने पीस वाइज अप्रॉक्सीमेशन की है इस सिग्मॉइड फंक्शन की, ये उससे ग्राफ आ रहा है उसकी इम्प्लीमेंटेशन से। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये HDL सपोर्टेड नहीं है, लेकिन ये अब HDL सपोर्टेड है कि अब हम इस फंक्शन से HDL कोड जनरेट कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसी फंक्शन को, और इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देता हूँ। तो हमने बेसिकली क्या किया, यहाँ पे जो पहले मैटलैब का ये वाला फंक्शन यूज़ हुआ था जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिमुलेशन था, इससे हम HDL कोड या वाइला कोड जनरेट नहीं कर सकते। तो हमने इस फंक्शन को क्यूबिक फंक्शन को पीस वाइज फॉर्म में अप्रॉक्सीमेट किया, इस सिग्मॉइड फंक्शन को पीस वाइज क्यूबिक फंक्शंस के साथ अप्रॉक्सीमेट किया, और वो जो पीस वाइज अप्रॉक्सीमेशन है वो सारा इस HDL सिग्मॉइड फंक्शन HDL इस ब्लॉक में ये इम्प्लीमेंटेशन की हुई है। और इन दोनों को इकट्ठा भी सिमुलेट करके हमने चेक कर लिया और देखा कि डिफरेंस बहुत कम है। तो ये दोनों जो HDL सपोर्टेड है अब जो मैटलैब है, दोनों अप्रॉक्सीमेटली सेम टाइप ऑफ ग्राफ आ रहे हैं। अब मैंने क्या किया, जो सिमुलेटेड वाला ग्राफ था जो जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिमुलेशन था, उस फंक्शन को डिलीट करके यहाँ पे ये ब्लॉक लगा दिया। तो अब ये भी सपोर्टेड है HDL, ये जस्ट वेटेड सम का ब्लॉक है और ये प्रेडिक्शन हो रही है, ये भी सपोर्टेड है। तो अब हम इसका कोड जनरेट कर सकते हैं। तो इस फंक्शन का नाम अगर चेंज करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं।
तो ये बाई सिग्मॉइड फंक्शन ये मैंने पहले से ही अलहदा बना के रखा हुआ था, सिग्मॉइड फंक्शन की HDL इम्प्लीमेंटेशन। ओके, तो अब मैं दोबारा से इसको सिमुलेट करता हूँ। अब आप नोट करें कि यहाँ पे पहले मैटलैब का फंक्शन यूज़ हो रहा था, अब हमने यहाँ पे जो सिग्मॉइड का पीस वाइज उसकी अप्रॉक्सीमेशन हमने किया, ये वो ब्लॉक है यहाँ पे यूज़ हो रहा है। अब दोबारा से इसको सिमुलेट करते हैं। ये सिमुलेट हो गया। अब दोबारा से हम इसकी एक्यूरेसी को चेक करते हैं, तो अभी भी वही आ रही है 80.42%। इट मीन्स के जो हमारा ये ब्लॉक हमने यहाँ पे रिप्लेस किया है वो उससे एक्यूरेसी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब क्योंकि हमारा अब ये आउटपुट दोबारा y1 के अंदर सेव हो रही है और y1 को हम कंपेयर कर रहे हैं y टेस्ट के साथ और एक्यूरेसी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो अभी भी 80.42% आ रही है, पहले भी इतनी थी। तो इट मीन्स कि हमारी जो ये अप्रॉक्सीमेशन हमने सिग्मॉइड फंक्शन की है ये वैलिड है। ओके, तो अब हम इसका कोड जनरेट कर सकते हैं। तो अब अगर मैं इसका कोड जनरेट करूं, मेक HDL ट्यूटोरियल 14 और बाइनरी क्लास मॉडल। तो ये हमारे अब कोड जनरेट हो गए हैं सक्सेसफुली। ये हमारा टॉप लेवल मॉडल है। ये आप देख सकते हैं इस मॉडल की जो इनपुट है x0, x1, x2 एंड सो ऑन x19 तक, और आउटपुट है y प्रेडिक्शन, और इसके जो इंटरनल वेरिएबल्स हैं ये वेटेड सम का ब्लॉक है, और ये सिग्मॉइड फंक्शन HDL का ब्लॉक है, और प्रेडिक्शन। तो आप ये ब्लॉक अलग-अलग भी देख सकते हैं। ये वेटेड सम का अलग ब्लॉक इम्प्लीमेंट हुआ है, ये प्रेडिक्शन का अलग ब्लॉक इम्प्लीमेंट हुआ है, सिग्मॉइड HDL का ये ब्लॉक है, ये पीस वाइज क्यूबिक अप्रॉक्सीमेशन ऑफ सिग्मॉइड फंक्शन। तो ये सिग्मॉइड के अंदर ही एक सब फंक्शन है उसका, ये और ये लुकअप टेबल एक सिग्मॉइड को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ हुआ है ये उसका। ओके जी, तो अब हमने अपने क्लासिफिकेशन मॉडल का HDL कोड भी जनरेट कर लिया। अब हमने क्या करना है, इसको FPGA पर इम्प्लीमेंट करना है। तो FPGA पर हमारा ये मॉडल रन हो रहा होगा कि हम अपना अब FPGA कोड, अगर मैं यहाँ पे इसकी ब्लॉक डायग्राम आपको दिखाऊं, तो अब हमने अपना मॉडल ट्रेन कर लिया है। उस मॉडल को अब हम FPGA बोर्ड पर इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले हम अपने वेरिलॉग कोड जनरेट किया, वेरिलॉग कोड से हम बिट स्ट्रीम फाइल बनाएंगे, और बिट स्ट्रीम फाइल बना के हम अपना मॉडल हार्डवेयर या FPGA बोर्ड पर इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो उसके बाद बेसिकली ये FPGA मॉडल बाइनरी क्लास मॉडल, तो मैं इसका नेम भी सेम कर देता हूँ और दोबारा से कोड जनरेट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ बाइनरी क्लास मॉडल। दोबारा से कोड जनरेट कर लेते हैं। रॉन्ग स्पेलिंग, दोनों फंक्शंस को दोबारा से डिलीट फोल्डर्स को। तो ये हमारा हार्डवेयर इन द लूप का मॉडल है कि मशीन लर्निंग का जो क्लासिफिकेशन का मॉडल है, बाइनरी क्लासिफिकेशन का हम FPGA बोर्ड पर इम्प्लीमेंट करेंगे और अपनी टेस्टिंग डाटा अप्लाई करेंगे सिमुलिंक से। FPGA बोर्ड उसकी प्रेडिक्शन करेगा और उसको दोबारा कैप्चर करेंगे सिमुलिंक के अंदर। तो अपना मॉडल हम दोबारा जनरेट कर लेते हैं, बाइनरी क्लास मॉडल। तो ये सेम नेम होना चाहिए, स्पेलिंग
का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इसमें एरर है, अभी नेम करेक्ट नहीं है, दोबारा इसको सेव करता हूँ। ओके, तो अब हम ये वेरिलॉग कोडिंग फाइल दोबारा जनरेट कर रहे हैं। तो अब हम रेडी हैं इसको। अब हम कोडिंग फाइल जनरेट कर चुके हैं वेरिलॉग की। तो अब हम FIL विज़ार्ड को यूज़ करेंगे टू जनरेट द बिटस्ट्रीम फाइल। तो ये हमारा आप देख सकते हैं, ये बोर्ड है Nexus RTX A7 FPG बोर्ड। इसको नेक्स्ट करते हैं। अपनी वेरिलॉग कोडिंग फाइल्स हमने ऐड करनी है और इसमें से जो हमारी टॉप लेवल फाइल है वो ये है। अब हम नेक्स्ट करेंगे इसको। ये अपनी इनपुट और आउटपुट की डाटा बिट्स आपने चेक कर लेनी है, करेक्ट है, नेक्स्ट। उसके बाद हमारा आउटपुट वेरिएबल है। अब जो हमारी आउटपुट वेरिएबल है वो 1 बिट का ही है और उसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है क्योंकि वो 1 या 0 वैल्यू है प्रिडिक्शन। तो फ्रैक्शनल लेंथ 0 है और डाटा बिट इसकी बिट विड्थ 1 है और ये अनसाइंड है, ये करेक्ट है, नेक्स्ट। उसके बाद बिल्ड करना है हमने। कह रहा है कि आप Xilinx का पाथ दें हमें। तो Xilinx 2018.2 ये मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, Vivado 2018.2। तो यहाँ पे आपने 2018.2 इसको एंटर कर देना है। अब पाथ मिल गया, अब हम इसको बिल्ड करेंगे। तो अब जो बिट स्ट्रीम जनरेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है और ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होने में 8 से 10 मिनट का टाइम लगेगा। तो मैटलैब बेसिकली क्या करेगा, जितनी भी हमने ये फाइल्स वेरिलॉग कोडिंग की फाइल्स हैं इनको Xilinx सॉफ्टवेयर के ऊपर पहले एरर चेक करेगा, फिर उनको सिंथेसाइज करेगा, सिंथेसाइज करने के बाद उसकी बिट स्ट्रीम फाइल बनाएगा और ये सारा प्रोसेस होने में 8 से 10 मिनट का टाइम लग सकता है। तो अभी मैं वीडियो को पास कर रहा हूँ, जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होगा बाकी स्टेप्स जो हैं वो उसके बाद कंप्लीट करेंगे। तो हमारा ये बिट स्ट्रीम फाइल अब जनरेट हो चुकी है, आप देख सकते हैं ये मैसेज आ गया, FPGA इन द बिल्ड कंप्लीटेड, यू मे क्लोज दिस शेल। तो अब हम इसको क्लोज कर सकते हैं। तो हमारे पास ये ऑटोमेटिकली एक सिमुलिंक फाइल जनरेट होती, इसमें ये हमारा मॉडल है जो FPGA को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका नाम मैं फर्ज करें FPGA रख देता हूँ, इसको मैं सेव कर देता हूँ, फर्ज करें FIL के नाम के साथ, और इसको मैं अपने इधर ओरिजिनल मॉडल में इसको पेस्ट कर लेता हूँ। अब इस मॉडल की जो इनपुट है वो बिट स्ट्रीम फाइल है ये वाली। तो उससे पहले अगर मैं इसको इनपुट, ये सारे वेरिएबल्स इसको इनपुट पे अप्लाई करता हूँ, कॉपी पेस्ट, ये कनेक्ट कर दें इसको इनपुट्स, और इसको भी कॉपी करके इसको पेस्ट कर देता हूँ और एज्यूम करेंगे यहाँ पे मैं आउटपुट वेरिएबल, इसकी जो आउटपुट है वो इसका नाम है FPGA। दोनों ये सिमुलेटेड मॉडल है और ये FPGA का जो मॉडल है, दोनों को एक ही स्कोप पे कनेक्ट कर दिया और इसको इधर भी कनेक्ट कर देता। तो मैं अब अपनी जो डॉट बिट फाइल है उसको अप्लाई करता हूँ और लोड करता हूँ।
तो अभी मेरा जो FPGA बोर्ड है वो कनेक्टेड नहीं है, तो आप देखेंगे कि एक एरर का मैसेज आएगा। तो एरर मैसेज आ गया है, वो कह रहा है कि आपने अभी तक FPGA बोर्ड कनेक्ट नहीं किया। तो अब मैं अपना FPGA बोर्ड कनेक्ट कर रहा हूँ। तो ये जो साउंड सिग्नल आपको आया है, ये FPGA बोर्ड का कनेक्शन है। ओके करें, दोबारा मैं इसको अप्लाई करता हूँ और दोबारा लोड करता हूँ। अब मेरा FPGA बोर्ड कनेक्टेड है। तो मेरा जो मैं बाइनरी क्लासिफिकेशन का मॉडल है, अब वो FPGA बोर्ड पर अपलोड हो रहा है। FPGA प्रोग्रामिंग फाइल लोडेड सक्सेसफुली। ओके कर दें इसको। क्या अब अगर मैं इसको रन करूं, कह रहा है कि यहाँ पे आपने सैम्पलिंग टाइम स्पेसिफाई करना है। -1 कर देता हूँ। -1 का मतलब है, चले -1 एक्सेप्ट नहीं कर रहा था जो हमने यहाँ पे यूज़ किया था 0.1, तो वो यहाँ पे एंटर कर देते हैं स्पेसिफिकली। तो अब मैं अपना टेस्टिंग डाटा सिमुलेशन अपने सिमुलिंक के मॉडल को भी अप्लाई कर रहा हूँ, बाइनरी क्लासिफिकेशन का जो मॉडल है, और जो FPGA पे मेरा बाइनरी क्लासिफिकेशन का मॉडल अपलोड हो चुका है उसको भी वही डाटा अप्लाई कर रहा हूँ। दोनों की आउटपुट सेम कैप्चर आ रही है। तो अब मैं अगर इसका स्टाइल चेंज कर दूँ, फर्स्ट करें ये लाइन को मैं नो लाइन कर देता हूँ और इसको सर्कल कर देता हूँ। और इसके बाद जो FPGA वाला है और सिम वाले को मैं नो लाइन और यहाँ पे ये स्टार कर देते हैं क्रॉस। तो ये येलो कलर के सर्कल्स हैं, ये FPGA के से जो आउटपुट आ रही है उसको शो कर रहे हैं, और ये क्रॉस ब्लू कलर का ये सिमुलेटेड मॉडल से जो आउटपुट आ रही है उसको शो कर रही है। तो यहाँ से मैं अगर इसको जूम करूँ, आप देख सकते हैं कि जो सिमुलेटेड मॉडल है सिमुलिंक के अंदर इम्प्लीमेंट हुआ है, उससे जो आउटपुट आ रही है वो क्रॉस है ब्लू वाले, और जो FPGA से आउटपुट आ रही है FPGA बोर्ड से वो ये येलो कलर के सर्कल्स हैं, और सारे एक दूसरे के ऊपर हैं, जो कि ये शो कर रहे हैं कि जो सिमुलेटेड मॉडल है हमारा सिमुलिंक के अंदर जो काम कर रहा है वो वही आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है जो कि हमारा मॉडल FPGA पर रन हो रहा है उससे। तो ये तो खैर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी उसकी। तो अगर हम एक्यूरेसी उसकी देखना चाहें तो हमारी जो FPGA की जो आउटपुट है वो Z1 वेरिएबल के अंदर सेव हो रही है। तो अगर मैं ये अपना एक्यूरेसी वाला ये फंक्शन जो Y1 है वो सिमुलेशन वाला है, तो मैं अब इसको रन करूं तो हमारी एक्यूरेसी आ रही है 80.42% बेसिकली इस मॉडल की जो सिमुलेशन के अंदर रन हो रहा है। अगर मैं इस मॉडल की एक्यूरेसी चेक करना चाहूँ तो मैं Y1 की जगह यहाँ पे रिप्लेस कर दूँगा Z1, तो अब भी एक्यूरेसी उतनी है 80.4266%। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिस तरह हमारा सिमुलेशन या सिमुलिंक के अंदर ये मॉडल काम कर रहा है एग्जैक्टली सेम ऑन द FPGA बोर्ड, जो हमने मॉडल अपना बाइनरी क्लासिफिकेशन का FPGA बोर्ड पर इम्प्लीमेंट किया है वो भी वैसे ही अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, जो कि ये शो करता है कि हमने अपना बाइनरी क्लासिफिकेशन का मॉडल सक्सेसफुली FPGA बोर्ड पर इम्प्लीमेंट कर लिया और उसकी परफॉर्मेंस को भी वेरीफाई कर लिया। तो आज की वीडियो के अंदर इस ट्यूटोरियल में हमने ये सीखा कि किस तरह हम अपना बाइनरी क्लासिफिकेशन किसी भी डाटा सेट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, और बाइनरी क्लासिफिकेशन का मॉडल हम कैसे पहले मैटलैब में कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, फिर उसी को सिमुलिंक के अंदर कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं,
फिर उसी मॉडल में जो सिग्मॉइड फंक्शन था जो जस्ट फॉर द मैटलैब के लिए था कि वो उससे एचटीएल कोड जनरेट नहीं हो सकता था, फिर उसको हमने रिप्लेस किया पीस वाइज फंक्शन के साथ जो कि क्यूबिक पीस वाइज फंक्शन के साथ रिप्लेस किया सिग्मॉइड फंक्शन को, और उसको हमने फिर एफपीजी बोर्ड पर इम्प्लीमेंट किया। और फाइनली एफपीजी बोर्ड से जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं और जो सिमुलेशन से जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं दोनों को कंपेयर किया और ये फाइंड किया कि हमारी जो एक्यूरेसी है वो दोनों मॉडल्स की एग्जैक्टली सेम आ रही है, जो कि ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि हमारा जो मॉडल है वो सक्सेसफुली एफपीजी के ऊपर बाइनरी क्लासिफिकेशन का मॉडल सक्सेसफुली एफपीजी बोर्ड पर इम्प्लीमेंट हो चुका है और सक्सेसफुली अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। होपफुली आपको इस वीडियो में कुछ न्यू सीखने को मिला होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।